गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये हमारा 12th क्लास की जो फिजिक्स की हमारी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड, उसका 3rd लेक्चर है। और आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम। लेकिन इसको जानने से पहले हमने जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं पहले 2 लेक्चर में, वो मैंने इस कॉर्नर में थोड़े से लिखे हुए हैं। ये देखिए, आपको शायद विजिबल हो रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है हमने ये जाना था। उसके बाद है टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हमने ये समझा था कि चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने पढ़ा था चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। आवेश जो है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब जो फंडामेंटल चार्ज हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन का E, उसके मल्टीपल में होता है। यानी कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके साथ साथ वो हमारा फॉर्मूला था Q बराबर NE प्लस माइनस, जहां पे E जो है वो हमारा चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन पे, N था इंटीजर और Q था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद बच्चों हमने ये जाना ऑलरेडी कि जो हमारे प्लस प्लस चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे प्लस और माइनस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमने अब तक ये बात नहीं समझी कि ये जो फोर्स इनके बीच में लगता है, ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं वो कितना होता है। उसे जानने के लिए ही जो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। एक फ्रांस के एक बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टीन दी कूलम। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था जिसके बेस पे, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जिसके बेस पे हम ये जानते हैं कि ये जो हमारे चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है। उससे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस लिखे हैं Q1 और Q2, दोनों के दोनों मैंने प्लस लिए हैं। अभी हम दोनों को प्लस लेके चलते हैं, माइनस वाले कंडीशन भी मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो जब दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस प्लस प्लस हैं, अच्छा मैंने एक वर्ड यूज किया जिसे हम कह रहे हैं पॉइंट चार्जेस। बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर कोई चार्ज का रेडियस, लेट्स से ये आपका चार्ज है Q1, इसका रेडियस इसके और दूसरे चार्ज Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस Q1 का जो रेडियस है वो बहुत छोटा हो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिलता है उसके कंपैरिजन में, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स रेडियस नहीं होती है, वो 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, लेकिन वो कंपेयर की जाएगी डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज है। चूंकि छोटे छोटे से चार्जेस हमने लिए हैं, बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इनके रेडियस के कंपैरिजन में तो ऑलरेडी काफी बड़ा है। चलिए अब हमने जो फॉर्मूला हमें कूलम साहब से मिला वो हमने लिखा Fe, चूंकि इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं बच्चों, विद्युत बल, इसलिए हमने Fe यूज कर लिया यहां पे। और ये फॉर्मूला होता है Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। जहां पे आप समझ ही गए होंगे कि ये जो Q1 और Q2 है इन पॉइंट चार्जेस के पे जो चार्ज अवेलेबल है वो है, और R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हमने ये देखा कि इसमें एक अननोन चीज आ रही है जिसे हम K कह रहे हैं। बच्चों ये K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू केवल और केवल वैक्यूम के लिए या निर्वात के लिए होती है। ओके, अभी हम निर्वात और वायु दोनों को एक ही चीज मान के चलेंगे। बाद में जब हम अलग अलग मीडियम बदलेंगे तब उसके बारे में हम अलग बिहेवियर से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि वैक्यूम
वैक्यूम वैसे वो जगह होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, जहां पे कोई भी गैस मौजूद नहीं होती, और वायु जहां पे हमें बहुत सारी गैसें मिलती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस जो हैं वैक्यूम में भी और वायु में भी, यानी कि फ्री स्पेस में भी सेम बिहेवियर रखते हैं। तो ये जो k का मान है ये वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए होता है। इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों ये जो हमारा यूनिट बन के आया है वो इसी फॉर्मूले के बेस पे ही आया है। आप इस r को जब इस f के मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूंकि r की जो यूनिट है वो मीटर होती है, स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू हो गई, इसकी यूनिट f की यूनिट हो गई न्यूटन, और इसके मल्टीप्लिकेशन की वजह से यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो चार्जेस हैं, एक चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, दो चार्जेस होने की वजह से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है दोनों के बीच में, तो वैल्यू या सॉरी यूनिट बन गई कूलम स्क्वायर। तो अब हमारा जो ये k है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों हमारा जो ये k है ये इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है ना, माध्यम, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना बच्चों, Fe इज इक्वल टू k(q1q2/r²), इसके बेस पे ही कूलम साहब ने जो डेफिनेशन बनाई थी वो हम भी याद कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है बच्चों, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी के बेस पे ये बन जाएगी। देखो क्या डेफिनेशन हो सकती है। ये दो विद्युत आवेश हैं, हम बोल सकते हैं कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ये विद्युत बल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, चूंकि F जो है, Fe जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, अनुक्रमानुपाती हो गया ना बच्चों, और उनके बीच की दूरी जिसे हम R कह रहे हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है R², है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार दोबारा रिवाइज करें कि किन्हीं भी दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों जब हमने इन दोनों को एक जगह अटैच किया तो हमारी जो पूरी वैल्यू बनी वो बनी Fe बराबर Q1Q2/r²। ये हमारा कांस्टेंट आ गया जिसने इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा दिया और हमने यहां पे k लिख लिया, जिसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए या वायु के लिए होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों अगर अब इस फॉर्मूले को या इस k के मान को भी हम पूरा लिखें, देखिए जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हम इस वैल्यू को सेम ही लेके चलते हैं हर बार, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को पूरा लिखें तो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो हमारी वैल्यू है यही इस k की वैल्यू कहलाती है, और ये जो हमारी वैल्यू आती है ये k बराबर वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के इक्वल रख दें, यानी कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ बच्चों आप ये कहोगे कि ये क्या लिख दिया सर, ये तो जाना पहचाना है, 4 लिखा है, ये पाई लिखा है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। ये एक नई चीज है बच्चों जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री। ई नहीं है बच्चों, इसे एप्सिलॉन कहा जाता है, और ये जो बीच में इसके नीचे छोटा सा नॉट बना हुआ है ना, तो इसे हम पूरी वैल्यू को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब बोर्ड में ये सवाल आ जाता है अक्सर कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ प्लस इसकी यूनिट भी साथ साथ में बताओ। तो बच्चों अगर हमें ये निकालनी पड़ जाए तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इन दोनों को बराबर करेंगे। अब चूंकि ये जो पूरी हमारा k है, इस k की जो यूनिट है वो हम ऑलरेडी जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं और 9 इंटू 10⁹ को इधर ले आए
तो आप देखते हैं, मैं इसको दोबारा से ऊपर से लिख देता हूं एक बार, है ना। तो जब आप इसको इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया और ये इसके डाउन में आ गया, तो ये वैल्यू बनी 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब चूंकि ये उल्टा हो गया तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों इस एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू आती है इसे आप काट पीट के अपने आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अक्सर बोर्ड में ये सवाल आ जाता है कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, या डायरेक्ट भी अगर पूछ लेता है तो इतनी बड़ी वैल्यू याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आप इसे वहीं निकाल सकते हैं। बस मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आप एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले जाइए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का मतलब ये है बच्चों, जो हमारा कूलम का नियम है, कूलम का फॉर्मूला है Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में, कि ये जो Fe का मान है Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ने से बढ़ता है। यानी कि आप चार्जेस की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका मान बढ़ जाएगा। और आप उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ये Fe का मान गिर जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चों बोर्ड में कभी कभी ये सवाल आता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में दूरी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर होने पे Fe का मान हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 इंटू Q2। तो अगर आपसे कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि ये वैल्यू है 1 मीटर, लेकिन अगर इस वैल्यू को हम डबल कर दें तो, यानी कि 2 मीटर कर दें तो, अगर ये वैल्यू हमने 2 मीटर कर दी तो ये फोर्स कितना रह जाएगा। देखिए बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि इसे 2 कर दें, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये आधा रह जाएगा, पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक्चुअली 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4। तो जो नई वैल्यू आएगी Fe डैश, वो वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो हमारी जो पुरानी वैल्यू थी 2 का स्क्वायर को मैं यहां पे 4 लिख देता हूं। तो जो हमारी पुरानी वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में जो हमारा Fe का मान रह गया वो 1/4 रह गया, यानी कि जो फोर्स पहले लगा हुआ था उसका 1/4 रह गया। इसे उल्टा करके भी कभी कभी सवाल आ जाता है। कैसे? कि अगर सवाल वाला ये कह दे कि पहले जो बीच की डिस्टेंस थी वो थी 1 मीटर और अब कर दी आधी, तो यानी कि 1/2 इसका स्क्वायर। अब ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन में जब ऊपर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स की जो वैल्यू है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी नहीं बढ़ेगी बच्चों, 4 गुनी बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो वैल्यू रह जाएगी 1/4, और अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी 4 गुनी। ठीक बच्चों, कभी कभी ये बोर्ड में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, 1 नंबर में ये सवाल आ जाता है। अब तक जो चीजें चल रही थी बच्चों वो सारी की सारी वैक्यूम में या निर्वात में चल रही थी, लेकिन अगर हम छोटी सी कंडीशन को बदल दें कि आपका जो ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों को आपने किसी डाई इलेक्ट्रिक में रख दिया। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों? बच्चों डाई इलेक्ट्रिक को हम एक तरह से कह सकते हैं अचालक, इनफैक्ट अचालक ही कहते हैं। अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत का चालन आराम से नहीं हो सकता। चालक और अचालक में एक छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों। चालकों में जो हमारे एटम्स होते हैं उनका जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में या कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा मान लिया कोई चालक है, इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इस नाभिक से बड़े कम बल से बंधा रहता है, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस न्यूक्लियस से या इस नाभिक से बड़े कम से बल से बंधा हुआ होता है। इस पे जो इसका फोर्स है उसका मान बहुत कम रह जाता है।
कम रह जाने की वजह से इसे बाहर से जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ये तुरंत बाहर की तरफ चल पड़ता है। इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, और जो डाइलेक्ट्रिक हमारे होते हैं या अचालक पदार्थ जो होते हैं, अचालक पदार्थों के 2-4 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि अचालक पदार्थ किनको कहते हैं। जैसे कि मोम है, कागज है, कांच है, तेल है, ये सब हमारे परावैद्युत या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो अचालक पदार्थ हैं सारे के सारे, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहना चाहिए अभी तक, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूवमेंट है वो बहुत इजीली नहीं होता, तो उन्हें हम अचालक कहते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि परावैद्युत पदार्थ कौन सा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस Q1 और Q2 को तेल में रख दिया, लेट्स से, क्योंकि तेल भी एक तरह का परावैद्युत पदार्थ है। तो जब हमने इन दोनों को तेल में रख दिया तो हमारा जो फॉर्मूला था ना बच्चों Fe वाला, उसे अब हम, चूंकि हमने उसमें कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम उसे Fm कहने लगे। वो फॉर्मूला बनेगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² इंटू K। बच्चों ये जो K है ये एक नया कांस्टेंट है। आप सोचेंगे इसमें कितने सारे कांस्टेंट सर बताएंगे। बच्चों कूलाम का जो नियम है, देखिए समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें 2-3 चीजें चूंकि नई इंट्रोड्यूस होती हैं तो आप इस वीडियो को अगर बार बार देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, हमारा जो पहला कांस्टेंट आया था ना उसे हमने स्मॉल k लिखा था ऐसे, जिसकी वैल्यू बराबर होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या जिसकी वैल्यू बराबर होती थी 9 × 10⁹ ये जो k है ये इस k से डिफरेंट है, इसे हमने कैपिटल K लिया है इस वाले कांस्टेंट को। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस हो गया। तो हमारा जो ये कैपिटल K है इसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों हिंदी में कहा जाता है परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। ठीक, तो जब हम इस परावैद्युतांक की बात करते हैं बच्चों, तो किसी भी मीडियम के लिए निर्वात को और फ्री स्पेस को छोड़ के किसी भी मीडियम के लिए ये जो K का मान होता है ये 1 से ज्यादा होता है। कैसे? अब मान लिया आपका कोई मीडियम है, लेट्स से ऑयल ही है, हम नहीं जानते कि उसके लिए K का मान एक्चुअली कितना होता है, लेकिन माना कि इसका जो मान है ऑयल के लिए लेट्स से कि वो X है और बाकी का हमारा फॉर्मूला है Q1 Q2/R²। तो बच्चों अगर हम इन दोनों पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, पहले हमने रखा था वैक्यूम में और बाद में हमने रख दिया ऑयल में, जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक मीन्स जो कि एक परावैद्युत है। तो जब हमने इसमें रख दिया तो कभी कभी बोर्ड में यह सवाल पूछ लेता है कि ये जो परावैद्युतांक है, अगर किसी चार्जेस को वायु की तुलना में परावैद्युत में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो ये बल है ना Fm, ये घट जाता है या बढ़ जाता है। बच्चों इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश जरूर करना। मैंने इसमें बताया था कि ये जो K का मान है ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए 1 से ज्यादा होता है। जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जब 1 से बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, Fm और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब व्युत्क्रम की वैल्यू बढ़ती है ना तो ये वैल्यू गिर जाती है। ये बात मैं आपको कम से कम अब तक 10 बार बता चुका हूं। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू गिर गई। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम में अगर कोई परावैद्युतांक है और दोनों चार्जेस के बीच में कोई परावैद्युतांक आ जाता है तो विद्युत बल F का मान घट जाता है बच्चों। तो बच्चों मैंने ये वैल्यूज जो हैं ये दोबारा लिख दी। वायु में जो हमारा विद्युत बल का मान होता है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और जो परावैद्युत में हमारा Fm का, या
विद्युत बल का मान होता है, हमने इसको अलग दिखाने के लिए यहाँ पे, चूंकि हमने एक मीडियम में अब इनको रख दिया तो एफएम लिख दिया था इसकी जगह, ये वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अब अगर हम इस इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हुआ क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, यहां से कटा, ये सारी वैल्यूज कट गई, क्योंकि हमने ना तो चार्जेस की वैल्यू बदली और ना ही उनके बीच का डिस्टेंस को बदला। हमने चीजें क्या चेंज की है, केवल एक परिवर्तन किया है, वो है कि हमने पहले इनको वायु में रखा था और अब हमने परावैद्युत में रख दिया। तो अब हमारी वैल्यू आएगी F/Fm इज इक्वल टू के, ये के हमारा ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारा जो ये नया कांस्टेंट आया था जिसे हम परावैद्युतांक कहते थे, इसकी जो वैल्यू आई वो आई F/Fm। F क्या है? F वो फोर्स है जो दोनों चार्जेस के बीच में तब लगता था जब वो वायु में रखे थे। Fm क्या है? ये वो फोर्स है जो तब लगता था जब दोनों चार्जेस जो है वो परावैद्युत में रखे थे। तो बच्चों अगर हम यहां से इस जगह से इस परावैद्युतांक K की डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं बहुत आराम से। हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि दो विद्युत आवेशों को वायु में रखने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल और उन्हीं विद्युत आवेशों को उतनी ही दूरी पे किसी अन्य परावैद्युत में रखने पर लगने वाला विद्युत बल का अनुपात उनके परावैद्युतांक के बराबर होता है। बच्चों इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक चीज और लिख देते हैं जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को भी हम इसमें साथ साथ इंक्लूड कर देते हैं। आप ये पूछेंगे ये एप्सिलॉन क्या होता है? देखिए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन होता है, ये एक नई चीज आ गई फिर से, एप्सिलॉन होता है परावैद्युतांक की विद्युतशीलता और इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तब हमारा जो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये बराबर बन जाएगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? खैर डरने की जरूरत नहीं है, चीजें टफ नहीं है, बस चूंकि नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो आपको शायद थोड़ी सी परेशानी बन रही होगी कि नए नए कई कांस्टेंट आ गए। आप इसे रिवाइज कर करके 3-4 बार देख लीजिए, आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों 4 चीजें हमारी इस लेक्चर में नई इंट्रोड्यूस हुई। एक तो है स्मॉल के, जिसकी वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी 9 × 10⁻⁹। यह है कैपिटल के, जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। एक है एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और लास्ट में है एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक की विद्युतशीलता। इसे इंग्लिश में बच्चों परमिटिविटी कहा जाता है। तो बच्चों यहां तक की हमारी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इसी में, वो आती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमारे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप भी हमें लिखने के लिए कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में 1-8 नंबर में आ जाता है। बच्चों ये वेक्टर फॉर्म से क्या मतलब है? देखिए मैं आपको बताता हूं वेक्टर फॉर्म क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हम यूनिट वेक्टर कहते थे, है ना। यूनिट वेक्टर की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती थी तो हम लिखते थे ऐसे, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश को अगर हमें वैल्यू निकालनी होती थी तो हम सदिश ऑफ आर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का आर को दिशा के साथ मैग्नीट्यूड से या परिमाण से अगर भाग कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर। बच्चों हमें इसका वेक्टर स्वरूप और पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर में आ जाता है कि आप कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप बताइए। तो चलिए आसान है बहुत, इसी में इंक्लूडेड है, मैं बताता हूं आपको। ये जो हमारे 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, बच्चों चूंकि हमने इन दोनों को पॉजिटिव चार्जेस लिया था तो पॉजिटिव होने की वजह से ये जो Q1 है ना, इस Q2 पे बल लगाता है। किधर को? बाहर की तरफ को। ये मैंने जो निशान बनाया है ना, बाहर की तरफ को।
और ये जो Q2 है ये इस Q1 पे बल लगाता है इधर को, बाहर की तरफ को। बात समझ में आई? और हाँ बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना मिस कर गया, कूलाम के नियम में हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी लाइन मुझसे मिस हो गई बच्चों, वो है कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कूलाम का बल है ना, ये जो Q1 इस Q2 पे जो बल लगाएगा ना, F, जिसे हम Fe बोलते आ रहे हैं तब से, ये जो लगाएगा ये इस रेखा के अनुदिश ही लगेगा, यानी कि या तो बाहर की तरफ लगेगा या अंदर की तरफ। लेकिन इन दोनों आवेशों को जो लाइन मिला रही है ना, ये यहां से यहां तक, उसके अनुदिश ही लगेगा, चाहे बाहर की तरफ लगे चाहे अंदर की तरफ। बाहर की तरफ कब लगेगा? जब दोनों के दोनों लाइक चार्जेस होंगे, ये भी प्लस हो जाए और ये भी प्लस हो जाए तो ये बाहर की तरफ लगेगा। अगर ये अनलाइक चार्जेस हो गए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आ गई बच्चों? खैर, हमने अभी तक जो एग्जाम्पल लिया है वो बाहर की तरफ लगने वाला बल लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने लाइक चार्जेस माना है, प्लस प्लस चार्जेस हैं ये। तो इसकी वजह से Q1 की वजह से Q2 पे जो बल लगता है बच्चों, उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 by 1, F21, फोर्स ऑन 2 चार्ज नंबर 2, Q2 है ना, ये चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1। और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगता है उसे हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बच्चों मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ऑन और बाई, इस तरह से पढ़ सकते हैं हम इसको। देखो, इन्हें हम उल्टा नहीं लिख सकते, नहीं तो ये, चूंकि वेक्टर में आप ये बात जानते होंगे कि B जो हमारा वेक्टर है, अगर हम इसे इसकी दिशा पलट दें खाली, तो ये -B बन जाता था। याद है ना, 11th में हमने ये बात पढ़ी थी। इसी तरह से बच्चों कि अगर आपने F12 को F21 लिख दिया तो इसकी दिशा पलट जाएगी, डायरेक्शन पलट जाएगी। वेक्टर्स में और नॉर्मल जो राशियां होती हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि वेक्टर्स में दिशा भी होती है। अदिश राशियों में आप उसे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सदिश राशियों में अगर आपने डायरेक्शन पलट दिया तो वैल्यू माइनस में हो जाती है, अगर आपने एग्जैक्टली डायरेक्शन पलट दिया पूरा। चलिए खैर, अब इसे हम लिखते हैं इस तरह से, Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑन 1 बाई 2। यहां पे जो फोर्स लगेगा इस पे, इसकी वजह से, Q1 की वजह से, उसे हम कहेंगे फोर्स ऑन 2 बाई 1। अब समझ में आया बच्चों, ये मैंने F12 और F21 किस तरह से लिखे? तो बच्चों अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये अलग अलग हैं। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, उसका मान है F12 और ये बाहर की तरफ है। तो इसका जो वेक्टर है R, ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो वेक्टर है R, उसकी दिशा भी इधर ही होगी, जिसका नाम हम रख सकते हैं R12। और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगता है वो लग रहा है बाहर की तरफ, तो इसका जो वेक्टर होगा उसे हम लिख सकते हैं R21। यानी कि R12 और R21 की सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, अदरवाइज इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। क्योंकि Q1 और Q2 अब भी उतने ही डिस्टेंस पे रखे हैं जितने डिस्टेंस पे वो पहले रखे थे, लेकिन R12 का जो मान है उसे हम -R21 कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई। ये मैंने डायरेक्शन वाली बात आपको अभी बताई थी ना थोड़ी देर पहले। तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से R12 की जो वैल्यू है वो R21 के बराबर है, लेकिन दिशा अलग है। दिशा की वजह से हमने यहां पे क्या साइन लगाया? माइनस का। चलिए, तो जब ये माइनस का साइन हमारा यहां पे आ गया, R12 इज इक्वल टू हुआ -R21 के। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें F12 का, यहां से लिख देते हैं, F12 इज इक्वल टू हुआ K, हमारा कांस्टेंट, Q1 Q2 बटे
r12 का होल स्क्वायर। जो डिस्टेंस हम सिंपल r लिखते थे ना उसे r12 लिख दिया है बच्चों, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक। ठीक है, चलो जब ये r12 हो गया डिस्टेंस हमारा, तो अगर किसी राशि को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उसमें अगर यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उससे कोई परेशानी तो नहीं है। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो r12 का जो स्क्वायर है, अगर मैं इसे लिख दूं r12 कैप, तो ये जो सारी वैल्यू हो गई ये मैग्नीट्यूड को बता रही है, और ये जो r12 कैप है ये बता रहा है आपके डायरेक्शन को। बच्चों मैं इसे और अच्छे तरीके से यहां बीच में लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको सिर्फ इतना किया है कि ये जो हमारी वैल्यू थी पूरी की पूरी, उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है वो 1 होता है बच्चों। तो अगर किसी भी राशि को 1 से गुणा कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। अब चूंकि ये यहां पे यूनिट वेक्टर आने से क्या फर्क होता है कि वो डायरेक्शन बताने लगता है किसी भी फोर्स का। तो जब डायरेक्शन बताने लगा तो इसे भी हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल इसके सिमिलर जो दूसरा हमारा फोर्स है F21, फोर्स ऑन 2/1, यानी कि इस पे लगने वाला बल, इसकी वजह से जो बल लगेगा वो F21 कहलाएगा। वैल्यू सेम रहेगी। Q1 और Q2 चूंकि अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए उनके लिए कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। r21 का स्क्वायर इंटू r21 का यूनिट वेक्टर, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये r यूनिट वेक्टर और हमने लगा लिया तो उसकी वजह से ये दिशा बताने लगा। दिशा जब बताता है तो इसको F21 ऐसे वेक्टर F21 लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आप ये बात समझ गए होंगे। अगर मैं इस वेक्टर F21 को उल्टा लिख दूं तो वेक्टर r12 इज इक्वल टू होगा माइनस r21। चूंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो r ही तो है, परिमाण तो r ही है। तो इस वैल्यू को अगर उल्टा लिख दूं तो F12 की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी माइनस F21 के। सिंपल, ये हमारी वेक्टर फॉर्म कहलाती है। इसे हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं हमारे कूलम्स लॉ की। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों वेक्टर फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि हमारा जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम को सेटिस्फाई करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या था बच्चों? कि किसी भी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी उतना ही, बिल्कुल उतने ही परिमाण का समान बल विपरीत दिशा में हम पे लगाती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते थे। तो बच्चों अब इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों अब तक जो हमने कूलाम का नियम देखा वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में था। एक चार्ज यहां था जिसका नाम हमने Q1 रखा था, दूसरा चार्ज इससे थोड़ी सी दूरी पे था जिसका नाम हमने Q2 रखा था, और उनके बीच में डिस्टेंस रखा था R। लेकिन बच्चों अब इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि सिंपल है कि टफ है। अब इसका जो एक्सटेंडेड रूप है वो है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसको कहते हैं। बच्चों इसमें हमने जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो सिर्फ बढ़ा लिए हैं। एक ये रहा जिसे हमने नाम दिया Q1, एक ये रहा जिसे हमने नाम दिया Q2, एक ये रहा जिसे हमने नाम दिया Q3, एक ये रहा हमारा जिसे हमने नाम दिया Qn। ये nth चार्ज है, मतलब इस पे बहुत सारे चार्जेस काम कर रहे हैं। बच्चों इन चार्जेस की विशेषता ये होती है कि ये सिर्फ रेखा के अनुदिश ही काम करते हैं, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के। अभी अभी हमने पढ़ा ना, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। तो Q1 पे जो काम कर रहा है, Q2 की वजह से जो चार्ज काम कर रहा है, ये सब के सब पॉजिटिव है बच्चों, लाइक चार्जेस हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव अभी नहीं है। तो जब इस पे ये काम कर रहा है Q1 पे Q2 की वजह से, तो ये वैल्यू हुई हमारी F12। कैसे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या बाई 2। इसकी जो दिशा होगी वो इधर को हो गई बच्चों। चलिए इसके बाद
हमारा चार्ज है लेट्स से Q3, ये Q3 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स बनेगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा Qn है इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth। बात समझ में आ रही है बच्चों? और इनमें अच्छी बात या विशेषता ये होती है कि ये जो सारे फोर्सेस आपस में काम करते हैं ये एक दूसरे पे असर नहीं डालते, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए सबसे बेहतर काम करते हैं कि अपने लिए सबसे बेहतर फोर्स कैसे लगाई जा सकती है बच्चों। तो अब ये जो टोटल वैल्यू हुई, ये जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है इसे हमने कह दिया R12। Q1 और Q3 के बीच की दूरी है इसे कह दिया R13। Qn और Q1 के बीच की, Qn और Q1 के बीच की जो दूरी है उसे कह दिया R1n। तो अगर हम F12 लिखें जैसा कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वेक्टर फॉर्म में, F12 इसकी वैल्यू आएगी कि Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12। इसी तरह से अगर हम लिखें F13, Q3 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स ये वाला F13, ये हमने ऑलरेडी यहां लिख दिया, ये F13 हम यहां लिख रहे हैं, इसे भी वेक्टर फॉर्म में सेम वे में लिखेंगे कि Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा वो बचा nth के कारण जो फोर्स लगा वो फोर्स बचा F1n इज इक्वल टू K Q1 Qn बटे R1n का होल स्क्वायर और R1n का यूनिट वेक्टर। बच्चों Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगा वो था F12, Q3 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगा वो था F13, Qn की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगा वो था F1n, है ना। तो इन तीनों फोर्सेस को हमने अलग अलग यहां पे लिख दिया। बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी निकाय में, निकाय जानते हैं ना जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, तो अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों, अनेक आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पे, ये जो हमारा आवेश है Q1 पर कई अन्य आवेशों के कारण बल, अन्य आवेशों के कारण मतलब Q2 Q3 Qn एंड सो ऑन, इन सब आवेशों के कारण लगने वाला बल उस आवेश पर लगे, Q1 पे लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जो कि इन आवेशों के द्वारा Q2 Q3 और Qn के द्वारा एक एक कर लगाया जाता है। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैथमेटिकल टर्म में मैं इस बात को लिखना चाहूं तो जो टोटल वैल्यू है F1 पे जो फोर्स लगा है, किस पे लगा है? F1 पे। यहां तक बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, यहां तक। तो जो F1 पे जो फोर्स लगा है ना बच्चों, वो बराबर होगा F12 प्लस F13 अप टू F1n। यानी कि इस F1 पे, इस Q1 पे जो फोर्स हमारा लगा है वो इन सब बलों के टोटल के बराबर होगा, जो Q2 Q3 Qn Q4 Q5 Q6 जितने भी हों, सबके टोटल जो फोर्स होंगे उनके योग के बराबर होगा। यानी कि हमने 2 3 4 5 6 जो कुछ भी लेना चाहें nth टर्म तक ले लिया है, तो ये सारी वैल्यूज जो बराबर होंगी वो F1 पे लगे हुए बल के बराबर होंगी, जो ये अलग अलग लगाएंगे। इसे मैं और सिंपल भाषा में आपको बताता हूं।
माना कि F1 पे जो बल लगा है वो Q1 पे जो बल लगा है Q2 के द्वारा, उसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। Q3 के द्वारा जो बल लगा है उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, और ये Qn के कारण जो बल लगा है लेट्स से उसकी वैल्यू है 6 न्यूटन। तो जो टोटल फोर्स होगा ना बच्चों, F पे जो Q1 पे जो टोटल फोर्स लगा हुआ होगा वो इन तीनों के टोटल के बराबर होगा, यानी 4 और 5 9 और 6 15, 4 जमा 5 जमा 6, तो ये बराबर होगा 15 न्यूटन के। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए खैर, आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास ये जो सारा लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है, तो आप जितनी बार चाहें इसे रोक के रिवर्स करके देख सकते हैं। बच्चों मैं फिर वही बात कहूंगा, देखो फिजिक्स है, अगर आप ये सोचते हैं कि इतना आसान हो जाए जितना आसान हलवा खाना होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो किसी ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, हम पढ़ तो सकते ही हैं, है ना। चलिए खैर, तो डरिए बिल्कुल मत। आपको अगर एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आराम से इस लेक्चर को रिवाइज करके बार बार आप देखिए। ये मैंने बनाया ही इसी बेस पे है कि इसे इतना इजी कर सकूं जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। चलिए बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।